हेलो एवरीवन, दिस इज गायत्री मनवानी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस स्टार्ट करने वाले हैं और एक पूरे इस वीडियो में हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस पूरा चैप्टर क्लियर कर देंगे। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपका कुछ भी डाउट रह नहीं जाएगा रिलेशन एंड फंक्शन में। अगर कुछ भी फिर भी लगता है तो यू कैन पुट दैट इन कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो। सो द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर आर: first topic is Cartesian product, second topic is relations and third topic is functions। तो बस इतना सा ही चैप्टर है, ये पूरा एकदम छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है। इसको इसी वीडियो में खत्म कर देंगे हम लोग। सो इफ यू न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज टेक अ मोमेंट एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। ओके तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब देखो, इसको ना हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे देखो, सपोज वी हैव 3 ऑप्शंस फॉर स्नैक्स और 3 वो ऑप्शंस कौन से हैं? लेट अस कंसिडर समोसे, ब्रेड रोल एंड कटलेट्स। और डेजर्ट में हमारे पास 2 ऑप्शंस है, लेट्स से जलेबी एंड रसगुल्ला। तो अब हमें in how many ways we can enjoy snacks and dessert। तो अब हम इसको कैसे enjoy कर सकते हैं? या तो हम समोसे के साथ जलेबी को पेयर कर सकते हैं, या तो समोसे के साथ जलेबी को पेयर कर सकते हैं, या तो ब्रेड रोल के साथ जलेबी, या तो कटलेट्स के साथ जलेबी। अदरवाइज समोसे के साथ रसगुल्ला, ब्रेड रोल के साथ रसगुल्ला एंड कटलेट्स के साथ रसगुल्ला। तो हम कितने वेज में इनको एंजॉय कर सकते हैं? 6 वेज है, या तो समोसा जलेबी, ब्रेड रोल जलेबी, कटलेट्स जलेबी, या तो ये तीनों पेयर्स है। तो इनको अगर हम लोग ऐसा ब्रैकेट्स में लिख दें, ठीक है, और इसको कॉमा से तो हम लोगों ने सेपरेट किया ही हुआ है, और इसको हम लोग रख दें एक कर्ली ब्रैकेट्स में, ठीक है, ये मैंने बना दिया कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये जो हमारा बन जाता है ना, ये बन जाता है हमारा बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। ठीक है, ए सेट मैंने क्या लिया था? सेट ऑफ स्नैक्स लिया था, ठीक है, और बी सेट मैंने क्या लिया था? सेट ऑफ डेजर्ट्स लिया था। तो यहाँ पे अगर मुझे A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो मैं क्या करूंगी? समोसे को जलेबी के साथ पेयर करूंगी, देन समोसे को रसगुल्ले के साथ, ब्रेड रोल जलेबी, ब्रेड रोल रसगुल्ला, कटलेट्स जलेबी एंड कटलेट्स रसगुल्ला। दिस इज हाउ वी राइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, समझ में आया सबको? अच्छा, और ये जो हमारे पास जैसे मैंने लिखा ना समोसा कॉमा जलेबी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड पेयर। इसका क्या नाम है? ऑर्डर्ड पेयर। जैसे यहाँ पे मान लो समोसा एंड जलेबी, ऑर्डर्ड पेयर क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अगर मैं जलेबी एंड समोसा लिखूंगी तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, ठीक है, दैट्स व्हाई द नेम इज ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अच्छा, अब इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं हम लोग। सो द डेफिनेशन इज गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q। हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट्स है P और Q। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P क्रॉस Q इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q। तो P क्रॉस Q क्या होता है? P कॉमा Q, जहां से ये जो P आएगा ये कहां से आएगा? सेट P से, कैपिटल P से, और ये जो Q आएगा वो कहां से आएगा? सेट Q से आएगा। इज दैट ओके? नाउ इफ ईदर P और Q नल सेट, अगर P और Q में से कोई भी एम्प्टी सेट आ जाए तो हमारा P क्रॉस Q भी क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, अभी कोई सेट में एलिमेंट ही नहीं है तो आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लोगे? तो वो भी तो एम्प्टी हो गया। अब एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने A सेट ले लिया 1,2, ठीक है, और B सेट ले लिया लेट्स से 3,4,5, रैंडमली मैं ले रही हूँ। अच्छा, अगर मुझे निकालना है A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालूंगी? मैं पहले 1 को 3 के साथ पेयर करूंगी, 1,3 हो गया। फिर मैं 1 को 4 के साथ पेयर करूंगी, 1,4। फिर मैं 1 को
5 के साथ पेयर करूंगी। ठीक है, 1 के साथ इन तीनों की पेयरिंग हो गई। अब 2 के साथ, देन 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ और 2 को 5 के साथ। इज दैट ओके? तो ये हमारा क्या बना, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना A क्रॉस B का। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं इनका हम लोगों ने क्या बोला नाम, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इसको हम लोग। These are called as ordered pair. And why ordered pair? Because 1,3 will be different from 3,1. तो सेम नहीं है, इसीलिए ऑर्डर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, अब एक और चीज समझनी है हमें। देखो जैसे बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने ए सेट में कितने एलिमेंट्स लिए थे, कितनी चॉइसेस ली थी, 3 चॉइसेस थी ना हमारे पास। और बी सेट में कितनी चॉइसेस थी, 2 चॉइसेस थी हमारे पास। ठीक है, तो जब हम लोगों ने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास कितनी चॉइसेस है, 1 2 3 4 5 6, टोटल वी हैव 6 चॉइसेस। तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं है। अच्छा, अब दूसरे एग्जाम्पल अभी जो हम लोगों ने देखा इस पे जाते हैं। देखो ए वाले सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है। तो इससे हम लोगों ने क्या सीखा कि मान लो अगर ए में मेरे पास m एलिमेंट्स है और बी में मेरे पास n एलिमेंट्स है, तो A क्रॉस B में मेरे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, m इंटू n एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे भी देखो 3 इंटू 2 करोगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और यही 6 है। सेम यहाँ पे भी ये 2 है, ये 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 एलिमेंट्स। तो इन जनरल अगर हमारे पास A सेट में m एलिमेंट्स आ रहे हैं और B सेट में n एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, m क्रॉस n एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसके आगे चलते हैं, जो चीजें हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए याद रखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। ऑर्डर्ड पेयर मैंने बताया तुम लोगों को क्या होता है, जिसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, 2 ordered pairs are equal if and only if the corresponding first elements are equal and the second elements are also equal। तो अगर मान लो मेरे पास 2 ordered pairs है, A, B ले लेती हूँ मैं और एक दूसरा ले लेती हूँ C, D, and if I say these 2 ordered pairs are equal, ordered pairs की इक्वालिटी कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, जब A C के इक्वल होगा, फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए इसका और सेकेंड एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। सी, इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेकेंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये ए सी के इक्वल होना चाहिए और बी डी के इक्वल होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे दैट दीज 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। सेकेंड पॉइंट देखो, ये तो मैंने अभी अभी बताई, if there are p elements in A and q elements in B, then there will be p into q elements in A into B। मैंने m into n लिया था, A में मान लो m एलिमेंट्स है, B में मान लो n एलिमेंट्स है, तो A B में कितने एलिमेंट्स होंगे, m n एलिमेंट्स होंगे, m n मतलब m into n एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये क्लियर है सबको? थर्ड देखो, if A and B are non-empty sets एंड अगर ए और बी में से कोई एक इनफाइनाइट सेट हो गया, तो अगर ए और बी में से कोई एक इनफाइनाइट सेट हो गया तो आपका ए क्रॉस बी भी कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। जैसे मान लो अगर एन नेचुरल नंबर ले रही हूं मैं, 1 2 3, ये कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है, और ए सेट मैंने ले लिया लेट्स से 1 2। ठीक है, तो अगर मुझे एन क्रॉस ए निकालना है, ठीक है, n क्रॉस a निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 देन 2 1 देन वी हैव 3 1, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, करेक्ट और नॉट। देन उसके बाद आएगा 1 2 देन 2 2 देन 3 2, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो अगर हमारा दो सेट्स में से कोई भी एक सेट हमारा इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट सेट है, तो हमारा A क्रॉस B भी कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर टिल दिस। एंड लास्ट पॉइंट इज A क्रॉस A, जैसे हम लोग बोलते हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है,
ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका है, दो सेट्स का है। तो दो सेट्स में हम लोग इसके जो एलिमेंट्स आते हैं, ए क्रॉस ए लो या ए क्रॉस बी लो, कैसे दिखते हैं आपको, ए कॉमा बी टाइप के, जहाँ पे ए हमारा ए में होता है, यहाँ मैं बी ले लेती हूँ उसको, और बी हमारा कहाँ से आता है, सेट बी से आता है। तो इसका नाम क्या रखा हम लोगों ने, ऑर्डर्ड पेयर नाम रखा ना। तो इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन करेंगे हम लोग, ए क्रॉस ए है, तो जहाँ पे ए बी सी लिया है, और ए बी सी कहाँ से आते हैं, एक ही सेट से आते हैं। यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं। इसको जैसे ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, वैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो वी कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो क्वेश्चन है, if x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 equals to 5 by 3 comma 1 by 3। अच्छा, अब हमें दिया क्या है कि ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस वाले ऑर्डर्ड पेयर के कैसा है, इक्वल है। अभी अभी हम लोगों ने सीखा था, देखो फर्स्ट पॉइंट, दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होते हैं, जब उसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल होता है, सेकेंड वाला सेकेंड के साथ इक्वल होता है। तो यहाँ पे x बाय 3 प्लस 1 इक्वल किसके साथ होगा, 5 बाय 3 के साथ, और दूसरा y माइनस 2 बाय 3 किसके इक्वल होगा, 1 बाय 3 के साथ। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, x बाय 3 इक्वल टू 5 बाय 3 माइनस 1, दिस इज x बाय 3 इक्वल टू 5 माइनस 3 मतलब 2 बाय 3, करेक्ट। 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो गया हमारा 2। सेम यहाँ पे y इक्वल टू 2 बाय 3 प्लस 1 बाय 3, दिस गिव्स मी 3 बाय 3, दिस इज 1, सो y का वैल्यू क्या आया, 1। हमें वही फाइंड करना था, देखो x का वैल्यू 2 मिल गया और y का वैल्यू 1 मिल गया। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास दो सेट्स हैं, एक G विच इज 7,8 एंड H सेट है 5,4,2। हमें क्या फाइंड करना है, G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। तो अब देखो G क्रॉस H क्या होगा, G क्रॉस H में क्या करते हैं, पहले 7 एलिमेंट कंसिडर करेंगे, उसको 5 के साथ 4 के साथ 2 के साथ पेयर करेंगे। तो 7,5 7,4 7,2, ठीक है। फिर सेम चीज 8 के साथ करेंगे, 8,5 8,4 8,2, ठीक है। दिस इज हाउ वी फॉर्म G क्रॉस H। अच्छा, अब H क्रॉस G भी फाइंड करना है ना, लेट्स फाइंड H क्रॉस G। H क्रॉस G में पहले 5 कंसिडर करेंगे, 5 को 7 और 8 के साथ पेयर करेंगे, तो 5,7 5,8। उसके बाद 4 कंसिडर करेंगे, उसको 7 8 से पेयर करेंगे, 4,7 4,8। देन वी हैव 2,7 2,8, ठीक है। तो दिस इज योर G क्रॉस H एंड दिस इज योर H क्रॉस G। समझ में आया सबको, ये ऑर्डर्ड पेयर हम लोगों ने कैसे बनाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनाया। अब देखो इसके एलिमेंट्स को देखो ध्यान से, जैसे 7 क्रॉस 5 यहाँ पे है, 5 क्रॉस 7 भी है, बट दीज टू आर कंप्लीटली डिफरेंट एलिमेंट्स, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए हम कभी भी G क्रॉस H को H क्रॉस G के इक्वल नहीं बोल सकते हैं, दीज आर टू नॉन इक्वल सेट्स, क्योंकि इसके एलिमेंट्स ही कंप्लीटली अलग हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अगर हमारे पास A सेट है -1,1, तो हमें निकालना है A क्रॉस A, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, बट 3 सेट्स को लेके, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग A क्रॉस A निकालेंगे। अब A क्रॉस A क्या करोगे, देखो A हमारे पास है -1,1, B हमारे पास है, सॉरी A ही है ना ये, तो
ए को ही मैं लिखती हूँ अगेन -1, 1। तो अब देखो इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसमें भी 2 एलिमेंट्स है, टोटल कितने होंगे एलिमेंट्स? 4 होंगे। ठीक है, ए क्रॉस ए में तो करो 4 एलिमेंट्स फाइंड। -1 ले लेंगे, -1 को -1 के साथ पैर, फिर -1 को 1 के साथ पैर। ठीक है, -1, 1 ये हो गया। फिर 1 ले लेंगे, 1 को -1 के साथ पैर, 1 को 1 के साथ पैर। तो 1, -1 एंड देन 1, 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ए क्रॉस ए हो गया। अब हमें क्या चाहिए? ए क्रॉस ए क्रॉस ए, मतलब ए में एक दूसरा सेट है हमारे पास -1, 1। अभी ए क्रॉस ए निकालना है। ठीक है, तो मतलब ये वाले सेट के साथ इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब ये वाला मैं एलिमेंट लूंगी पहले, इसका इसके साथ पैर बनाऊंगी और इसका इसके साथ पैर बनाऊंगी। तो दिस विल बी -1, -1, -1, देन वी हैव -1, -1, 1। समझ में आई बात? मैंने क्या किया, ये एक मैंने एलिमेंट लिया, इसको इन दो पहले इसके साथ पैर किया, फिर मैंने इसके साथ पैर किया, तो मेरा क्या बन गया? ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, सेम चीज मैं इस एलिमेंट के साथ भी करूंगी। पहले इसको -1 के साथ पैर करूंगी, फिर इसको 1 के साथ। तो क्या आ गया? -1, 1, -1 एंड देन -1, 1, 1। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी ये तीसरा एलिमेंट उठाऊंगी मैं, उसको भी -1 के साथ पैर, फिर 1 के साथ पैर। तो ये हो गया 1, -1, -1, देन 1, -1, 1। ठीक है, थर्ड भी हो गया। फोर्थ को पहले -1 के साथ पैर, फिर 1 के साथ पैर। तो ये 1, 1, -1, देन 1, 1। ठीक है, तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स आए? ए क्रॉस ए में टोटल हमारे पास 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं। सो नाउ दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। देखो, जैसे हम लोगों ने सीखा था ना कि अगर ए में हमारे पास P एलिमेंट्स है और B में हमारे पास Q एलिमेंट्स है, तो A क्रॉस B में कितने होते हैं एलिमेंट्स? P इंटू Q होते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। अगर A में P है, B में Q है और मान लो C में R है, तो A क्रॉस B क्रॉस C में क्या होगा? P इंटू Q इंटू R होगा। तो यहाँ पे जैसे इसमें A में भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने एलिमेंट्स देता है आपको? 8 एलिमेंट्स देता है। तो देखो 8 ही आया था हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, A में कितने एलिमेंट्स है हमारे पास? 3, और B में 3, 4, 5। मतलब A के एलिमेंट्स नहीं बताए हैं, बस बताया है कि उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। एंड सेट B में 3, 4, 5 है। देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A क्रॉस B। ये तो बहुत सिंपल है ना। N ऑफ A मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A आर 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B आर ऑल्सो 3। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? सिंपल, बाय फॉर्मूला 3 इंटू 3, 9। टोटल 9 elements in set A cross B. Okay, so let's start with our second topic of this chapter, which is relations. अब बच्चों हम relations को भी ना एग्जाम्पल से ही समझेंगे। ठीक है, तो आप एक एग्जाम्पल कंसिडर करो। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एक हम लोगों ने सेट लिया जिसमें हम लोगों ने अल्फाबेट्स लिए हैं A, B एंड C। ठीक है, और एक दूसरा क्यू सेट लिया जिसमें हम लोगों ने नाम लिए हैं विच आर अली, बानु, बिनॉय, चंद्रा एंड दिव्या। ठीक है, सो अब अगर हम लोग P क्रॉस Q कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? 15 एलिमेंट्स आएंगे। देखो, यहाँ 3 एलिमेंट्स है और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स है। तो टोटल 3 into 5, this set will give you how many elements? 15 elements total। ठीक है, अब वो मैंने सारे लिखे नहीं है,
बट वी नो कि उसमें 15 एलिमेंट्स आएंगे. सो द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q हैज 15 ऑर्डर्ड पेयर्स विच आर लिस्टेड एज फॉलोज. ठीक है, इसमें 15 होंगे. तो अब देखो, मैं ना एक रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ. वी आर डिफाइनिंग अ रिलेशन. रिलेशन किसके बीच में होगा? सेट P के एलिमेंट्स के बीच में और सेट Q के एलिमेंट्स के बीच में. ये चीज तुमको याद रखनी है. रिलेशन किसके बीच में होता है? P के जो एलिमेंट्स है और Q के जो एलिमेंट्स है, इनके बीच में हम लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं. अब मैंने रिलेशन क्या डिफाइन किया? R इक्वल्स टू x कॉमा y. x और y एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड होंगे सच दैट x is the first letter of the name of y. कैसे रिलेशन डिफाइन किया, समझा? x और y तभी ही रिलेटेड होंगे एक दूसरे से आपस में जब जो x होगा, x क्या होगा? फर्स्ट लेटर होगा नेम y का. ठीक है, तो अब अगर आप इसको 15 एलिमेंट्स को देखोगे तो हमारे सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ए और अली आएगा. क्यों? क्योंकि अली का फर्स्ट लेटर क्या है? ए है, तो इसको हम लोग साथ में रख सकते हैं. अभी ए और बानू तो नहीं ले सकते हम लोग क्योंकि बानू का फर्स्ट लेटर इज बी. सो यहाँ पे तो ए है, तो ये हमारा रिलेशन में एलिमेंट आएगा ही नहीं. ए एंड बिनॉय भी नहीं आ सकता है, सेम रीजन. ठीक है, तो ऐसे आगे ऑब्जर्व करते चलेंगे. तो बी के साथ क्या आएगा? बी के साथ बानू आएगा और बी के साथ बिनॉय भी आएगा. ठीक है, क्योंकि बानू और बिनॉय दोनों का फर्स्ट लेटर क्या है? बी है. तो देखो हमारा रिलेशन में बी बानू आया, बी बिनॉय आया. उसके बाद सी अली के साथ तो नहीं जाएगा, सी बानू के साथ भी नहीं, बिनॉय के साथ भी नहीं, सी दिव्या के साथ भी नहीं जाएगा. सी सिर्फ किसके साथ जाएगा? चंद्रा के साथ. ठीक है, सो सी हम लोगों ने किसके साथ रखा? चंद्रा के साथ. सो यहाँ पे हमारे पास जो सेट हम लोगों ने रिलेशन डिफाइन किया था, रिलेशन में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आए? ए अली, बी बानू, बी बिनॉय, सी चंद्रा. और हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था रिलेशन? एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई. तो बेसिकली बच्चों होता क्या है, जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं ना, ये जो इतना बड़ा सेट बना 15 एलिमेंट्स का, ये 15 एलिमेंट्स का हम लोग कोई तो सबसेट लेते हैं. ठीक है, जो P क्रॉस Q मिला हमको, P क्रॉस Q का क्या लेंगे हम लोग? सबसेट लेंगे. और उस सबसेट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आप ना वो जो सबसेट है, वो सबसेट कैसे डिफाइन होता है? वो सबसेट किसी तो रिलेशन से डिफाइन होता है. जैसे यहाँ पे मैंने रिलेशन डिफाइन किया ना, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई, और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये पूरे 15 एलिमेंट्स में से गिन चुन के एलिमेंट्स लिए और इसको हम लोगों ने आर एक सेट का नाम दिया, तो वो हमारा क्या हो गया? रिलेशन हो गया. इज दैट क्लियर? समझ में आया रिलेशन सबको? अब हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं कि ये होता क्या है. सी, a relation R from a non-empty set A to non-empty set B. ठीक है, एक मेरे पास सेट है A और एक मेरे पास सेट है B. जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ डायग्राम में P मेरे पास क्या था? P में A B C और यहाँ पे Q में अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा, दिव्या. तो A को मैंने किसके साथ पेयर किया? अली के साथ. बी को बानू एंड बिनॉय के साथ, सॉरी, बी को बानू और बिनॉय के साथ. और सी को किसके साथ पेयर किया था मैंने? सी को आई पेयर्ड विथ चंद्र. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट रिलेशन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशन फ्रॉम P टू Q. दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट रिलेशन. इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग. A relation R from non-empty set A, एक हमारा non-empty set है A और दूसरा non-empty set है B.
रिलेशन डिफाइन कर रही हूं मैं ए से बी में, मतलब ए के एलिमेंट से बी के एलिमेंट्स में, इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। और वो सबसेट कैसे बना सकते हैं, ऐसे ही कोई तो सबसेट नहीं उठा सकते। तो दिस सबसेट इज डेराइव्ड बाय describing some relationship between the first element and the second element in the ordered pairs A क्रॉस B। आप सबसेट कैसे डिफाइन कर सकते हो, A के एलिमेंट्स और B के एलिमेंट्स में कुछ तो आपको रिलेशन डिफाइन करना होगा, उस हिसाब से आप क्या करोगे, सबसेट उठाओगे। ठीक है, समझ में आई बात। रिलेशन का मतलब क्या होता है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि वी हैव अ सेट ए, वी हैव सेट बी। हम क्या करते हैं, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस बी। और ये जो ए क्रॉस बी है, इसका जो सबसेट हम लोग उठाते हैं, सबसेट रैंडमली नहीं उठाते हैं। ऑफकोर्स ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं और उस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स उठाते हैं, जिसको हम लोग सबसेट बोलते हैं। और वो सबसेट ही क्या होता है, हमारा रिलेशन होता है। इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको ये? अच्छा, अब हम दूसरा चीज समझेंगे कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ठीक है, जैसे बच्चों अभी ये वाला जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, यहाँ पे क्या था हमारे पास, रिलेशन क्या था, एक बार मैं लिख देती हूँ। ए अली के साथ पैर था, उसके बाद बी किसके साथ था, बी बानू के साथ, उसके बाद बी बिनॉय के साथ, एंड सी फॉर चंद्रा के साथ। ठीक है, नाउ सी, इस रिलेशन में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो भी, इनका जो फर्स्ट टर्म्स होगा ना, जैसे यहाँ पे ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, इनका हम लोग सेट बनाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ठीक है, सिंस यहाँ पे बी 2 बार है तो बी को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं, सिंस इट इज अ सेट। तो हम लोगों ने फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट बनाया, उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, डोमेन नाम दे दिया। इज दैट क्लियर? समझ में आया? आपका जो भी रिलेशन है, रिलेशन में जो जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, आपके ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, आप उन ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट्स कलेक्ट करते जाओ और उनको एक सेट में रखो और वो आपका क्या होगा, डोमेन होगा। उसके बाद कोडोमेन क्या होता है बच्चों, कोडोमेन पूरा का पूरा सेट बी होता है। ठीक है, अगर आप ए से बी के बीच में, ए से बी के बी तक आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, तो ये जो आपका पूरा सेट बी है ना, वो क्या है, आपका कोडोमेन है। इस केस में हमारा कोडोमेन क्या है, देख लो क्या है, अली, बानू, बिनॉय, चंद्रा, दिव्या। सो दीज आर ऑल योर एलिमेंट्स इन कोडोमेन। समझ में आ रही है बात? बानू, बिनॉय, चंद्रा एंड दिव्या। सो दीज आर योर ऑल एलिमेंट्स जो बी में आते हैं और बी आपका क्या है, कोडोमेन है। अब बच्चों रेंज समझना इंपॉर्टेंट है। रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। ठीक है, अब कैसे, देखो रेंज होता क्या है, जैसे कोडोमेन में हम लोगों ने सारे के सारे एलिमेंट्स लिए थे ना, अब रेंज में सारे एलिमेंट्स नहीं लेंगे हम लोग, रेंज में वही एलिमेंट्स लेंगे जो रिलेशन में आए हैं। अब रिलेशन में देखो, एक अली आया है, एक बानू, बिनॉय और चंद्रा। दिव्या तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये एलिमेंट्स में दिव्या दिख रहा है कहीं पे भी, नाम नहीं दिख रहा है। तो ये जो हमारा रेंज सेट है, रेंज सेट में क्या क्या आएगा, अली, देन वी हैव बानू, देन बिनॉय एंड चंद्रा। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स को, सेकेंड एलिमेंट्स को हम लोगों ने कलेक्ट किया, उसको एक सेट में रखा और वो सेट हमारा क्या बन गया, वो सेट हमारा रेंज सेट बन गया। ये चीज ध्यान रखो, जो रेंज होता है वो कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। देखो यहाँ पे भी एज यू कैन सी, अली, बानू, बिनॉय, चंद्रा, दिस इज सबसेट ऑफ दिस
बी सेट, क्योंकि यहाँ पे दिव्या एक एक्स्ट्रा है और इसमें दिव्या नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ ये सबको? ओके, सो अभी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं रिलेशन से रिलेटेड। सो क्वेश्चन है, ए सेट है 1 2 3 4 5 6 एंड डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। रिलेशन कहाँ से डिफाइन हो रहा है? ए से ए तक। ठीक है, तो ये किसका सबसेट होगा? अगर ए से ए तक डिफाइंड है तो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। और ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? अगर ए में 6 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ के 6, यहाँ के 6 इंटू करोगे, टोटल ए क्रॉस ए में आएंगे 36 एलिमेंट्स। तो ये 36 एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा उसका हम लोग सबसेट लेंगे। वो सबसेट कैसा लेंगे? देखो, R इक्वल्स टू x कॉमा वाई सच दैट y इक्वल्स टू कैसा होना चाहिए? x प्लस 1 होना चाहिए। मतलब y जो है वो x से एक आगे होना चाहिए। तो देखो R बनाते हैं हम लोग C। अगर मैं x को 1 ले लूं तो मेरा y क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर x को मैंने 2 ले लिया तो y मेरा क्या हो जाएगा? 3। अगर x को 3 ले लिया तो y हो जाएगा 4। अगर x को 4 लिया सो दिस इज 5, और ये 5 लिया तो ये 6, और अगर यहाँ पे 6 लिया, देखो अगर ये 6 लिया तो y हो जाएगा 7, बट 7 तो हमारे a सेट में है ही नहीं, तो हमारा रिलेशन यहाँ पे ही ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये 36 एलिमेंट्स में से हम लोगों ने कौन सा सबसेट लिया? 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, ये वाला इसका सबसेट ले लिया, 5 एलिमेंट्स का। अब हमें क्या बोला है इसमें? डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम। अब एरो डायग्राम जैसे बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे सीखा था, देखो यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल में जैसे P सेट बनाया था, Q सेट बनाया था, फिर हम लोग रिलेशन यहाँ पे एरो मार्क कर रहे थे, तो वैसे ही हमें इस रिलेशन को भी क्या करना है? एरो डायग्राम से दिखाना है। ठीक है, तो एक मैं A सेट बना दूंगी, यहाँ पे A एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, और B यहाँ पे B नहीं A ही है। सो 1 2 3 4 5 6। अभी 1 किसके साथ रिलेटेड है? 1 है रिलेटेड 2 के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद 2 किसके साथ रिलेटेड है? 3 के साथ। 3 किसके साथ? 4 के साथ। 4 5 के साथ रिलेटेड है, और 5 किसके साथ रिलेटेड है? 6 के साथ रिलेटेड है। एंड दिस इज हाउ वी डिपिक्ट रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखो, राइट डाउन द डोमेन एंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो देखो डोमेन बच्चों मैंने क्या बताया था आपको कि जो हमारा रिलेशन है उसका फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट देखो 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इसको हम सबको कलेक्ट करके एक सेट में रख देंगे। ये तुम्हारा हो गया क्या? डोमेन हो गया। ठीक है, कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन हमारा पूरा का पूरा राइट साइड वाला सेट होता है। अगर आप ए से ए डिफाइन कर रहे हो तो ये वाला जो पूरा सेट होगा वो क्या होगा? आपका कोडोमेन। तो ये कोडोमेन विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा, रेंज क्या होगा? रेंज क्या बताया था बच्चों मैंने कि जो हमारा रिलेशन है, रिलेशन में जो सेकेंड टर्म आ रहा है, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो हमारे क्या होंगे? रेंज में होंगे। तो रेंज सेट विल बी 2 3 4 5 एंड 6। समझ में आई बात? डोमेन रिलेशन का फर्स्ट जो एलिमेंट होता है, रेंज जो रिलेशन का सेकेंड एलिमेंट होता है, और कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन पूरा ए से ए तक ये जो पूरा सेट है वो होगा। ठीक है, क्लियर है? एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका ही, इसी टाइप का। सो ए हमारा क्या सेट है? 1 से लेके 14 तक। अब डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए ही बोला है हमें। ठीक है, ए से ए तक रिलेशन डिफाइन किया है, मतलब हमारा सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। तो मतलब ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 14 इंटू 14 विल गिव यू 196। ठीक है, तो 196 एलिमेंट्स में से
हम लोग कुछ ही एलिमेंट्स उठाएंगे जो कि ये रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, देखो ऐसा डिफाइन किया है ना, r इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेर x एंड y इज इन a। तो हमारा रिलेशन ऐसा डिफाइंड है, x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई को ऐसा लिखूं मैं, y इक्वल टू 3x वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू कहाँ है, a है। फिर हमें डोमेन बताना है, कोडोमेन बताना है और रेंज बताना है। तो पहले चलो रिलेशन लिख देते हैं। रिलेशन क्या होगा, अगर x को मैंने 1 ले लिया तो मेरा y क्या होगा, दिस विल बी 3। ठीक है, तो 1 3 हो गया, उसके बाद 2 6 हो जाएगा, उसके बाद 3 9 हो जाएगा, उसके बाद 4 12 हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर हाउ एम आई टेकिंग वैल्यूज। एक्स की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर रही हूँ यहाँ से लेके, और वाई की वैल्यू मुझे मिल रही है। उसके बाद आ जाएगा 5,15 6,18 7,21, उसके बाद 8,24 9,27 10,30, उसके बाद 11,33 देन 12,36 13,39 एंड लास्ट इज 14,42। तो रिलेशन में कितने एलिमेंट्स आए, ओनली 14 एलिमेंट्स फ्रॉम ऑल दीज 196 एलिमेंट्स। अब इसका डोमेन क्या होगा बच्चों, ये जो एलिमेंट्स है, ठीक है, तो इसमें से तुम्हारा नहीं, एक सेकेंड यहाँ पे तो गलती हो गई हमसे। हमारे रिलेशन में 14 के बाद तो एलिमेंट्स ही नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं कुछ भी, क्योंकि देखो इसका सेकेंड एलिमेंट 33 36 ये तो हमारे ए सेट में कहाँ आ रहे हैं, ये तो गलत हो गया हमसे, तो ये हमारा सेट नहीं बनेगा। हमारा सेट कहाँ तक बनेगा, हमारा सेट सिर्फ यहां तक ही बनेगा। ठीक है, तो 4,12 तक ये तुम्हारा रिलेशन हो गया। क्यों 12 तक, क्योंकि अगर आप 5,15 ले रहे हो तो 15 तो हमारा ए सेट में है ही नहीं ना, तो हमें तो रिलेशन ए से ए तक चाहिए, इसमें 14 तक की एलिमेंट्स है, 15 नहीं आएगा, तो रिलेशन हमारा ये है। तो हम कौन से एलिमेंट्स ले रहे हैं, सिर्फ 4 एलिमेंट्स ले रहे हैं ये 196 एलिमेंट्स में से। ठीक है, क्लियर हुआ, गलती पता चली। नाउ डोमेन क्या होगा, डोमेन बताओ। जो हमारा रिलेशन है, इस रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट्स सारे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट टर्म्स, तो 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन तो पूरा का पूरा सेट ए ही होगा, 1 से लेके कहां तक, 14 तक। ठीक है, क्योंकि आप ए से ए डिफाइन कर रहे हो, ये जो सेकेंड सेट होता है वो अपना कोडोमेन होता है। ठीक है, उसके बाद रेंज। रेंज क्या होता है, जो रिलेशन में सेकेंड एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पे है 3 6 9 12, तो 3 6 9 12 ये तुम्हारा क्या हो गया, रेंज हो गया। ठीक है, समझ में आया सबको, क्लियर है ये। ओके, सो अभी हमें सीखना है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, तो हम कितने रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं ए से लेके बी तक। ठीक है, कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, कितने रिलेशंस हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ए से लेके बी तक। तो अब देखो बच्चों, हम लोग सबसे पहले हमें समझना है नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट ए। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो मेरे पास एक सेट है ए जो कि है 1,2, अगर आपको मैं बोलूं कि इसके सबसेट्स कितने होंगे, तो कितने सबसेट्स होंगे, देखो, या एक एम्प्टी सेट तो हमेशा सबसेट होता ही है। ठीक है, उसके बाद 1 इसका सबसेट होगा, उसके बाद 2 इसका सबसेट होगा,
उसके बाद 1,2 मतलब सेट इटसेल्फ इज सबसेट ऑफ, जो भी सेट है वो खुद का सबसेट तो होता ही है। तो ए में कितने एलिमेंट्स थे? 2 एलिमेंट्स थे और टोटल सबसेट्स कितने आए? 4 सबसेट्स आए। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल लो। ए मान लो 1 2 3 है। ठीक है, और इसके सबसेट्स काउंट करो। एक एम्प्टी सेट तो होगा ही, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 2, देन 3, उसके बाद 1 2 होगा सबसेट, देन विल हैव 2 3 एंड 1 3, और एक क्या होगा तुम्हारा? 1 2 3। ठीक है, तो टोटल कितने सबसेट्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे सबसेट्स हो गए 8। तो कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट और उसके सबसेट्स में? देखो, ए में 2 एलिमेंट्स थे तो इसमें 4 थे, मतलब ये 2 का पावर 2 सबसेट्स थे। यहाँ पे ए में 3 एलिमेंट्स थे तो यहाँ पे 8 सबसेट्स आए, मतलब 2 का पावर 3 सबसेट्स आए। तो इन जनरल ऑल्सो इट इज ट्रू कि अगर आपके पास सेट में मान लो एन ऑफ ए, तुम्हारे पास लेट्स से पी है। ठीक है, आपके ए में कितने एलिमेंट्स है? पी में पी एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितना होता है? इट इज ऑलवेज 2 का पावर पी। ठीक है, मान लो अगर आपके 4 एलिमेंट्स होंगे सेट में, तो उस सेट के सबसेट्स कितने होते हैं? 2 का पावर 4 विच विल बी 16। अगर 5 एलिमेंट्स हैं आपके सेट के, तो उस सेट के सबसेट्स कितने होंगे? 2 का पावर 5 मतलब 32 एंड सो ऑन। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, अब देखो, अब मैंने ये आपको क्यों बताया, इसका रीजन है। देखो, हमें क्या देखना है? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। और रिलेशन का हम लोगों ने डेफिनेशन क्या देखा था कि अगर कोई रिलेशन है ए से लेके बी तक, तो ये रिलेशन होता क्या है? दिस इज द रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। करेक्ट, ये सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अभी आई वॉन्ट टू नो कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स पॉसिबल है। देखो, मान लो अगर ए में 2 एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ ए में 2 एलिमेंट्स है, और बी में कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे बच्चों? 2 इंटू 3 6। ठीक है, तो अभी 6 एलिमेंट्स है। पर अभी अभी हम लोगों ने देखा कि 6 एलिमेंट्स वाले सेट के सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे? 2 का पावर 6। ठीक है, तो 2 का पावर 6 होता है 64। मतलब आप ए से बी तक कितने रिलेशंस बना सकते हो? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितने बना सकते हो? 64 ऐसे रिलेशंस आप अलग अलग डिफाइन कर सकते हो, अलग अलग कंडीशंस लगा के ऐसे 64 रिलेशंस बन सकते हैं। समझ में आ रही है बच्चों बात? क्लियर है? मैं एक एग्जाम्पल फिर से दे रही हूँ, दूसरा दे रही हूँ। मान लो आपके पास ए में कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स है, और बी में मान लो आपके कितने एलिमेंट्स है? मान लो 2 ही एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में तुम्हारे कितने एलिमेंट्स होंगे? ए क्रॉस बी में तुम्हारे 10 एलिमेंट्स हो गए। अभी हमारा रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। देखो, हम लोगों ने डेफिनेशन ही देखा था ना। रिलेशन इज व्हाट? एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी में कितने? 10 एलिमेंट्स होंगे, और ए क्रॉस बी के सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे ए क्रॉस बी के? 2 का पावर 10। तो इसीलिए रिलेशंस भी कितने होंगे ए से लेके बी तक? 2 का पावर 10 विच इज आई गेस 1024। मतलब आप ए से लेके बी तक कितने रिलेशंस डिफाइन कर सकते हो? 1024 नंबर ऑफ रिलेशंस आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? इसीलिए हमने आपको
ये पूरा एक्सप्लेन किया कि कोई भी हमारे पास सेट है उसके कितने सबसेट्स पॉसिबल है। तो आपके पास अगर सेट ए है उसके पी उसमें पी एलिमेंट्स है तो इसके सबसेट्स कितने होंगे, 2 का पावर पी इसके सबसेट्स होंगे, ये याद रखना है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। ए में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो एन ऑफ ए कितना हुआ, 2 हुआ। एन ऑफ बी कितना हुआ, अगेन 2 हुआ। हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो मुझे एक बात बताओ, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 इंटू 2 4। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे ए क्रॉस बी के, नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 का पावर 4। तो नंबर ऑफ रिलेशंस भी कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस भी 2 का पावर 4, जो 16 रिलेशंस आप ए से लेके बी तक डिफाइन कर सकते हो। अगर इन जनरल आपको फॉर्मूला चाहिए इसका, तो लेट अस कंसिडर एक एन ऑफ ए एम ले लेती हूँ मैं, या पी ले लेती हूँ, चलो पी ले लेती हूँ, और एन ऑफ बी मैं क्या लेती हूँ, क्यू लेती हूँ। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितने होगा, कितने होंगे, 2 का पावर p इंटू क्यू। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर अभी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे इसको। ओके, सो लास्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज फंक्शंस। अब बच्चों समझते हैं फंक्शंस होता क्या है। तो एज यूजुअल हम लोग पहले एक एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे कि फंक्शन काम क्या करता है। सी एग्जाम्पल हम लोग लेट से कंसिडर करते हैं वेंडिंग मशीन का, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक वेंडिंग मशीन है, ठीक है। अब सपोज इस मशीन में आपके पास एक कॉफी का ऑप्शन अवेलेबल है, एक लेट मी कंसिडर टी का ऑप्शन अवेलेबल है, एक लेट मी कंसिडर जूस का ऑप्शन अवेलेबल है, एंड फोर्थ इज मिल्क का ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। अब सी लोगों की अलग अलग चॉइस हो सकती है, किसी को कॉफी चाहिए, किसी को टी, किसी को जूस, किसी को मिल्क। एंड लेट अस कंसिडर कि कॉफी का प्राइस है लेट से 30 रुपीज, टी का प्राइस है 20 रुपीज, लेट से जूस का प्राइस है 50 रुपीज, एंड लेट अस कंसिडर जितने वॉल्यूम का हम लोग कॉफी टी जूस ले रहे हैं उतने ही वॉल्यूम का मिल्क का प्राइस है लेट अस कंसिडर 35 रुपीज, ठीक है। तो अब मशीन को कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी चीज देनी है। सी अगर इफ यू आर एंटरिंग 30 रुपीज इन द मशीन, तो वो नेचुरली आपको क्या देगा, आपको वो कॉफी प्रोवाइड करेगा, करेक्ट। अगर आप मशीन में 50 रुपीज एंटर कर रहे हो तो नेचुरली वो आपको क्या देगा, वो आपको जूस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो मशीन में एक प्रोग्रामिंग किया हुआ है जिससे जो 30 रुपीज है वो किससे एसोसिएटेड है, कॉफी से एसोसिएटेड है। 20 रुपीज किससे एसोसिएटेड है, टी से। 50 रुपीज जूस से, एंड 35 रुपीज किससे एसोसिएटेड है, मिल्क से एसोसिएटेड है, करेक्ट। तो व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग मशीन में ना एक इनपुट अमाउंट दे रहे हैं, 30 रुपीज इनपुट दे रहे हैं, तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, कॉफी मिल रही है। अगर 20 रुपीज इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट में टी मिल रहा है। 50 रुपीज अगर इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट में जूस मिल रहा है, एंड अगर 35 रुपीज इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है। तो दिस इज योर आउटपुट एंड दीज आर योर इनपुट, ठीक है। तो फंक्शन ना यही काम करता है। हमारे पास फंक्शन है कोई, आप फंक्शन में इनपुट दोगे और फंक्शन कुछ प्रोसेस करेगा और आपको आउटपुट करके देगा, ठीक है। जैसे यूजुअली फंक्शंस को हम लोग लिखते कैसे हैं, एफ ऑफ एक्स करके लिखते हैं। यूजुअली हम लोग फंक्शन को y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करते हैं। अब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है बच्चों, ये जो x है ना, ये आप ना इसमें इनपुट पुट कर रहे हो,
ठीक है, आप x क्या कर रहे हो, इनपुट पुट कर रहे हो, फिर ये जो भी फंक्शन होगा, वी डोंट नो व्हाट दिस फंक्शन इज, ये कुछ भी हो सकता है, मैथमेटिकली स्क्वायर हो सकता है, डबल हो सकता है, 10 टाइम्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये अपना फंक्शन परफॉर्म करके आपको आउटपुट वैल्यू देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप f ऑफ 30 देखोगे, मतलब 30 रुपीज अगर आप इनपुट कर रहे हो तो y आपको क्या मिल रहा है, कॉफी मिल रहा है। अगर आप 35 रुपीज इनपुट कर रहे हो तो y आपको क्या मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि एक मैंने मान लो फंक्शन ले लिया f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर में क्या होगा, अगर मैं इनपुट मान लो यहाँ पे 1 रख रही हूँ, ठीक है, तो मेरा y क्या आएगा, 1 स्क्वायर विच इज 1 ओनली। अगर मैं इनपुट 2 रख रही हूँ तो मेरा y क्या आएगा, 2 स्क्वायर विच इज 4। अगर मैं इनपुट 3 रख रही हूँ तो मेरा y क्या आएगा, 3 स्क्वायर विच इज 9। तो दिस इज योर व्हाट 1 2 3 एंड सो ऑन। ये आप इनपुट्स पुट कर रहे हो, फंक्शन अपना जो उसका काम है स्क्वायर करना इनपुट को, वो करके आपको फाइनल रिजल्ट मतलब आउटपुट बाहर दे रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ फंक्शन क्या होता है। तो अब बच्चों आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि हम लोगों ने फंक्शंस हमें अगर करना था तो हम लोग डायरेक्ट ही फंक्शंस करते ना। हम लोगों ने पहले रिलेशंस सीखा, ठीक है, फिर रिलेशंस से पहले हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा। ठीक है, रिलेशन सीखने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखना जरूरी था। अब फंक्शन सीखने के लिए हमारे पास रिलेशन सीखना जरूरी था। अब फंक्शन का रिलेशन से क्या कनेक्शन है, लेट अस सी क्या कनेक्शन है। ठीक है, अब देखो, लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अ रिलेशन f from set A to set B is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B। अब देखो बच्चों, जब हम रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है, अब हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है, पर हर फंक्शन हमेशा रिलेशन होगा। कोई भी आप फंक्शन उठाओगे वो हमेशा आपका रिलेशन होगा। ठीक है, बट हर रिलेशन को फंक्शन आप नहीं बोल सकते हो। कुछ पर्टिकुलर रिलेशन से होते हैं जो कि फंक्शंस होते हैं। अब वो कौन से रिलेशंस होते हैं, ये कंडीशन है उस पे, ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, ध्यान से समझनी है। देखो कौन सा रिलेशन, रिलेशन f फ्रॉम a टू b इज सेट टू बी फंक्शन। मान लो ये मेरे पास सेट A है और ये मान लो मेरे पास सेट B है। अब ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन को आप फंक्शन कब बोलोगे, जब एवरी एलिमेंट ऑफ A में जितने भी एलिमेंट्स है मेरे पास, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। A के हर एलिमेंट को B में एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, और A के हर एलिमेंट को, एवरी एलिमेंट को इमेज होनी चाहिए। अगर A में हमारा कुछ भी छूट गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर A के किसी भी एलिमेंट को 2 इमेजेस आ गई, मतलब मान लो ऐसा हो गया कि एक है यहाँ पे, उसको एक ये भी इमेज है और एक ये भी इमेज है, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं होगा। ये रिलेशन डेफिनेटली होगा पर फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। पहले हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, फिर हम लोग नॉन एग्जाम्पल लेंगे। मान लो मेरे पास ये सेट है A, मान लो ये मेरे पास सेट है B। सेट A में मैं सेट एलिमेंट्स लेती हूँ 1 2 3 4 5, और सेट B में मान लो मैं एलिमेंट्स लेती हूँ 2 4 6 8 10 12। ठीक है, अब मैं ना फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ f ऑफ x इक्वल टू कितना, 2x। तो 1 की इमेज क्या होगी बच्चों, 1 की इमेज होगी 2, 2 की इमेज होगी 4, 3 की इमेज होगी 6, 4 की इमेज होगी 8 और 5 की इमेज क्या होगी, 10 होगी।
तो आप देख सकते हो ए के हर एक एलिमेंट को, ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 5 तक, सबको इमेज है। तो एवरी वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज। यूनिक इमेज मतलब एक ही इमेज है बी में। ऐसा हो रहा है क्या 1 2 के पास भी जा रहा है और 1 4 के पास भी जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। तो दिस इज योर फंक्शन। ठीक है, एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज इन बी। यहाँ पे एवरी और यूनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ तुम्हारा फंक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम लोग ना एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो कि फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो देखो, मान लो ये मेरे पास सेट है ए और मान लो ये मेरे पास सेट है बी। आ रही बात समझ में? दिस इज योर सेट ए एंड दिस इज योर सेट बी। अब सेट ए में मैं मान लो एलिमेंट्स वही लेती हूँ 1 2 3 4 एंड 5 और यहाँ पे मान लो मैं ले रही हूँ 3, उसके बाद लेट्स कंसिडर 4 5 6। ठीक है, अभी देखो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं फंक्शन ऐसा डिफाइन करूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x, तो क्या हो जाएगा? 1 की इमेज जाएगी 3 पे, करेक्ट। उसके बाद 2 की इमेज जाएगी कहाँ पे? 6 पे, करेक्ट, 3x। अभी यहाँ पे 3 की इमेज कहाँ जाएगी? 3 की इमेज 9 पे जानी चाहिए, बट बी सेट में तो कहीं 9 मुझे दिख ही नहीं रहा है। 4 की इमेज भी जानी चाहिए 12 पे, बट 12 यहाँ पे 12 भी नहीं है। 5 की इमेज भी जानी चाहिए 15 पे, पर वो भी नहीं है। तो यहाँ पे 3 मुझे ऐसे एलिमेंट्स मिल रहे हैं जिनको इमेज ही नहीं है, नो इमेज, करेक्ट। तो ये भी हमारा फंक्शन में अलाउड नहीं है। ये डेफिनेटली हम इसको रिलेशन कंसिडर कर सकते हैं, पर फंक्शन हम लोग नहीं बोल सकते, बिकॉज देयर आर एलिमेंट्स विच डजंट हैव इमेज इन बी। ठीक है, तो ये तो एक एग्जाम्पल मतलब नॉन एग्जाम्पल हो गया कि इसको हम लोग क्या फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। अब अगर मान लो ऐसा हो जाए कि मेरे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 और मान लो यहाँ पे मैं रख रही हूँ लेट मी कंसिडर 2 3 4 5 6 और ऐसा कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जहाँ पे 1 की इमेज 2 पे जा रही है, या ऐसा रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं जहाँ पे 1 की इमेज 2 पे जा रही है, 1 की इमेज 3 पे जा रही है, मान लो 2 की इमेज 4 पे जा रही है, 3 की इमेज 5 पे जा रही है और 4 की इमेज 6 पे जा रही है, 5 की भी इमेज 6 पे जा रही है। ठीक है, तो इस केस में बच्चों क्या हुआ? देखो यहाँ प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है। ये जो 1 है, 1 कहाँ पे जा रहा है? 2 पे भी जा रहा है, 3 पे भी जा रहा है। तो इस 1 को यूनिक इमेज नहीं है ना, दो इमेजेस हैं, तो एक तो ये चीज अलाउड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और बाकी देखो, बाकी कहीं पे प्रॉब्लम है क्या? 2 जा रहा है 4 पे, 3 जा रहा है 5 पे, 4 जा रहा है 6 पे और 5 भी जा रहा है 6 पे। तो ये तो ठीक है, दो अलग अलग एलिमेंट्स एक जगह पे जा सकते हैं। अच्छा, ये देख के आप मत बोलना कि ये फंक्शन नहीं है, ये अलाउड है, ये चलता है। 4 का इमेज 5 पे 6 पे जाएगा, 5 का भी इमेज 6 पे जाएगा, दैट इज वैलिड इन फंक्शन, बट एक का दो इमेज नहीं होना चाहिए। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन में दो चीजें अलाउड नहीं है। एक चीज कौन सी अलाउड नहीं है हमको? कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सबको इमेज होनी चाहिए, एवरी एलिमेंट शुड हैव एन इमेज, और किसी एक को दो इमेजेस नहीं जाना चाहिए, एक को एक ही इमेज हो जाना चाहिए। तो योर पॉइंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। तो एवरी चीज इंपॉर्टेंट है और यूनिक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आई होप द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज क्लियर टू एवरीवन। देखो क्या, हम एक बार फिर से रीड करेंगे इसको। अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट ऑफ ए को वन एंड ओनली वन इमेज चाहिए बी में। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगर f फंक्शन है फ्रॉम a टू b तो ये हमारा a टू b फंक्शन में जाता है और हम लिखते कैसे हैं इसको f ऑफ a इक्वल टू b। b को क्या बोलते हैं? b को हम लोग बोलते हैं इमेज। ठीक है, b इज कॉल्ड एज व्हाट? इमेज अंडर f। और जो a होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री इमेज। a को वी कॉल इमेज एंड सॉरी b को वी कॉल इमेज एंड a को वी कॉल प्री इमेज। उसके बाद फंक्शन को डिनोट कैसे किया जाता है? अ फंक्शन फ्रॉम a टू b इज डिनोटेड बाय ऐसा f फ्रॉम a टू b। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दिस एरो डायग्राम से। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? और बच्चों एक चीज हमें बिल्कुल ध्यान देनी है कि हर रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। हर फंक्शन आपका रिलेशन होता है बट एवरी रिलेशन नीड नॉट बी अ फंक्शन। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा ना, अब ये वाला ये रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन क्या है? r इक्वल्स टू 1,3 एंड वी हैव 2,6। ये रिलेशन है बट ये फंक्शन नहीं है। सिमिलरली ये आप बनाओगे तो ये भी आपका रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन कैसा बनेगा ये देखो, 1,2 1,3 2,4 then we have 3,5 then we have 4, just a second, 3,5 4,6 and then 5,6। तो ये रिलेशन डेफिनेटली है बट सिंस यहाँ पे 1 को 2 इमेजेस है इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब अगर ये समझ गया तो देखो, जैसे हम लोगों ने रिलेशन के लिए डोमेन, कोडोमेन और रेंज देखा था, वैसे ही हम फंक्शंस के लिए भी डोमेन, कोडोमेन और रेंज देखेंगे। अब डोमेन क्या होता है? अगर फंक्शन मेरा a से लेके b तक डिफाइंड है, ठीक है, ये a सेट है मेरा, ये b सेट है मेरा, तो बच्चा हम लोगों ने रिलेशन में डोमेन कैसे डिफाइन किया था कि जो भी रिलेशन में एलिमेंट्स आते हैं, जो भी एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं, उसको एक सेट में रखते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। राइट, अब देखो यहाँ पे जब हमारे फंक्शन के पास कंडीशन लग गई है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव एन इमेज इन बी एंड दैट इमेज शुड बी यूनिक। तो अगर ए के हर एलिमेंट को इमेज है तो मतलब वो फंक्शन में तो आएगा ही ना। ठीक है, तो डोमेन हमारा क्या होता है? जो पूरा का पूरा सेट होता है ना, ये पूरा का पूरा सेट ए ही हमारा डोमेन होता है। ठीक है, अब देखो अगर तुम लोग यहाँ देखोगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x वाला एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें डोमेन क्या होगा आपका? सिर्फ 1 एंड 2 ही डोमेन होगा, क्योंकि 1 को 3 इमेज है और 2 को 6 इमेज है, तो यही डोमेन में आएगा क्या? 1 एंड 2। बट ये फंक्शन नहीं हो सकता है। फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि 3, 4, 5 को इमेज नहीं है। फंक्शन होने के लिए 3, 4, 5 को भी इमेज होना कंपलसरी है। तो इसीलिए सिंस फंक्शन का डेफिनेशन ऐसा है कि ए के हर एक एलिमेंट को इमेज होती है, तो इसीलिए आपका ये पूरा का पूरा डोमेन क्या बनता है? सेट ए बनता है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद कोडोमेन की बात करते हैं हम लोग। कोडोमेन तो हमारा पूरा का पूरा सेट बी होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? कोडोमेन तो पूरा का पूरा सेट बी होता है। अब रेंज क्या होता है? रेंज मैंने पहले भी बताया था, सेम डेफिनेशन है उसका, कोडोमेन का सबसेट होता है। ठीक है, मान लो मेरे पास फंक्शन मैं ले लेती हूँ एक कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 है, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 और मैं फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x। तो मेरा फंक्शन कैसा होगा बच्चों? 1, 2, 2, 4, 3, 6 देन 4, 8 एंड 5, 10। ठीक है, ये मेरा फंक्शन हो गया। अब मेरा डोमेन होगा 1, 2, 3, 4, 5।
मेरा कोडोमेन क्या होगा, ये पूरा का पूरा सेट बी 2 4 6 8 10 12। बट मेरा रेंज क्या होगा बच्चों, मेरा रेंज होगा 2 4 6 8 10। मतलब जो जो वैल्यूज फंक्शन अटेन कर रहा है वो पूरा यहाँ पे सबसेट ले लेंगे, सिर्फ 2 4 6 8 10 आएगा। ठीक है, सो रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर हुआ? ओके, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है फंक्शन का तो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। अब हमें चेक करना है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है। रिलेशंस तो है, फंक्शन चेक करना है। गिव रीजन, और अगर फंक्शन है तो उसका डोमेन एंड रेंज बताना है। तो अब देखो फर्स्ट क्या है, 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। तो लेट्स प्लॉट दिस। ठीक है, एरो डायग्राम बनाते हैं इसका। ए सेट ले लो, 2 5 8 11 14 17। और बी ले लेते हैं हम लोग। बी तो मेरा 1 ही दिख रहा है सिर्फ। ठीक है, तो 2 भी 1 से रिलेटेड है, 5 भी 1 से रिलेटेड है, 8 भी 1 से, 11 भी 1 से, 14 भी 1 से और 17 भी 1 से रिलेटेड है। ठीक है, अब सारे के सारे एलिमेंट्स जा रहे हैं सिर्फ 1 पे, तो क्या हम इसको फंक्शन बोल सकते हैं? यस, डेफिनेटली बोल सकते हैं। देखो कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही है। ए के हर एक एलिमेंट को इमेज है, यस ए के हर एक एलिमेंट को इमेज है। क्या यूनिक इमेज है? अब यूनिक इमेज का मतलब ऐसा नहीं होता है कि अलग अलग एलिमेंट्स को एक इमेज नहीं हो सकती है। यूनिक इमेज का मतलब ये होता है बच्चों कि एक एलिमेंट को अलग अलग इमेजेस नहीं हो सकती है। ठीक है, तो देखो 2 को 1 ही इमेज है, 2 1 पे ही मैप हो रहा है, 2 कहीं और नहीं जा रहा है। 5 1 पे ही हो रहा है मैप। ठीक है, 8 भी 1 पे ही मैप हो रहा है। तो एवरी एलिमेंट हैज एन इमेज, एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये डेफिनेटली हमारा फंक्शन है। तो दिस इज क्वालिफाइड फॉर फंक्शन। अब डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन हमारा सेट ए ही होगा, 2 5 8 11 14 17। तो ए ही हमारा पूरा का पूरा डोमेन है। ठीक है, और रेंज क्या होगा बच्चों? रेंज तो हमारा सिंगलटन सेट 1 आएगा। ठीक है, सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है ना हमारे रेंज में, तो इट इज योर सिंगलटन सेट 1। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल में लेट्स प्लॉट दिस ए एंड बी। तो ए में क्या है, 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो 2 मैप हो रहा है 1 पे, 4 मैप हो रहा है 2 पे, हाफ पे जा रहे हैं बेसिकली, 6 जा रहा है 3 पे, 8 जा रहा है 4 पे, 10 5 पे, 12 6 पे एंड 14 जा रहा है 7 पे। क्या ये फंक्शन के लिए क्वालिफाई हो रहा है? देखो ध्यान से, ए की हर एक इमेज को, ए के हर एक एलिमेंट को इमेज है, कोई भी ए में छूट गया है क्या? नहीं छूटा है, तो हर एक को इमेज है, और हर एक को यूनिक इमेज है। ध्यान से देखो 2 1 पे ही जा रहा है कि 2 1 पे भी जा रहा है और कहीं और पे भी जा रहा है? नो, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। हर एक एलिमेंट को इमेज है और यूनिक इमेज है, तो ये भी हमारा जो रिलेशन है वो फंक्शन के लिए क्वालिफाई हो रहा है। अब डोमेन देखो, डोमेन तो पूरा का पूरा सेट ए ही है, करेक्ट, क्योंकि सबको ही इमेज है। और हमारा रेंज क्या है? अब देखो रेंज में तो सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं ना बी के, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी पूरा का पूरा सेट भी है। यहाँ पे कोडोमेन भी वही है और रेंज भी वही है। ठीक है, क्लियर हुआ एग्जाम्पल ये? ओके, सो अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। क्वेश्चन सेज अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय, फंक्शन को डिफाइन कैसा किया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5। राइट डाउन वैल्यूज ऑफ, आई गेस फर्स्ट मिस हो गया है, लेट इट बी।
f of 7 and f of -3। मतलब what they are trying to ask कि हम लोग अगर इनपुट 7 दे रहे हैं तो आउटपुट क्या आएगा, और इनपुट अगर -3 दे रहे हैं तो आउटपुट क्या आएगा। तो अब फंक्शन हमारा ये है कि इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई करता है और उसमें से 5 माइनस करता है। ठीक है, ये प्रोसेस करता है फंक्शन। तो अगर f of 7 निकालना है आपको तो क्या करोगे, 2 इंटू 7 माइनस 5। ठीक है, इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 और 5 से माइनस किया तो कितना आया, ये 9। तो अगर आप इनपुट 7 दोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट 9 मिलेगा। सिमिलरली अगर हम लोग इनपुट -3 देंगे तो 2 इंटू -3 -5 कितना होगा, -6 -5 गिव्स यू -11। सो अगर आप इनपुट -3 दोगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा, -11 आएगा। अदर टर्म्स में हम लोग क्या बोल सकते हैं, 7 इज योर प्री इमेज एंड 9 इज योर इमेज। ठीक है, अंडर f एंड दिस इज योर प्री इमेज। सिमिलरली यहाँ पे -3 प्री इमेज है और -11 इमेज है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रियल वैल्यूड फंक्शंस। तो अब समझते हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं। देखो, अब मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है, अगर वो R से शुरू हो रहा है और R पे ही खत्म हो रहा है, मतलब क्या, उसका जो इनपुट है, जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं फंक्शन में, वो भी अगर रियल नंबर्स का सेट है। R मतलब क्या, रियल नंबर्स का जो सेट होता है, वहां से इनपुट आ रहा है और उसका आउटपुट भी कैसा है, रियल नंबर्स का सेट है। तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फंक्शन को हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। जैसे हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, f फ्रॉम सेट a टू सेट b, तो यहाँ पे सेट a भी क्या होना चाहिए, हमारा रियल नंबर्स होना चाहिए, इनपुट भी हमारे रियल नंबर्स से जाना चाहिए और आउटपुट भी कैसे आना चाहिए, रियल नंबर्स का ही आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ऐसा फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं R टू R, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही याद रखना है, यही होता है रियल वैल्यूड फंक्शन। अच्छा, अभी हम लोग करेंगे कुछ स्पेसिफिक टाइप के रियल वैल्यूड फंक्शंस जो मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो आपको पता होना ही चाहिए। तो उन इंपॉर्टेंट फंक्शंस में से फर्स्ट फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। अब बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, लेट्स सी। R is the set of real numbers. Define the real valued function from R to R, मतलब इनपुट भी R से आ रहा है, आउटपुट भी R पे जा रहा है। और फंक्शन कैसा डिफाइंड है, f of x इक्वल टू x फॉर ईच x बिलोंगिंग टू R। आप कोई भी रियल नंबर से इनपुट दो, आपको f of x इक्वल टू x फंक्शन डिफाइन करके दिया है। मतलब आप जो इनपुट दोगे वही आपको क्या देगा, आउटपुट देगा। अगर मैं इनपुट में 1 रख रही हूँ तो मुझे आउटपुट में 1 ही मिलेगा। अगर मैं इनपुट में 10 रख रही हूँ तो मुझे आउटपुट में 10 ही मिलेगा। अगर मैं इनपुट में 1000 रख रही हूँ तो मुझे आउटपुट में 1000 ही मिलेगा। इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फंक्शन को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है आइडेंटिटी फंक्शन। आप जो इनपुट दोगे आपको वैसा ही आउटपुट मिलेगा। अच्छा, अगर आप इस ग्राफ को देखोगे, एक्स वाई प्लेन में हम लोगों ने आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाया है, इट इज बेसिकली स्ट्रेट लाइन। कैसे स्ट्रेट लाइन, जो 0 है वो 0 पे ही मैप होता है, 2 2 पे ही मैप होता है, 4 4 पे ही मैप होता है, यहाँ पे 6 भी 6 पे मैप होता है। देन यहाँ पे नेगेटिव साइड देखोगे, -2 पे मैप हो रहा है, -6 पे मैप हो रहा है। और ये जो सारी की सारी पॉइंट्स है, इनको हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया है बाय straight line. So this is your graph of identity function. It is straight line passing through what, origin. ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसका डोमेन और रेंज देखो, डोमेन और रेंज। अब डोमेन मतलब हमारा फंक्शन कहां से डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे f of x इक्वल टू x बोला है फॉर ईच x बिलोंगिंग टू R ना, फॉर ईच x बिलोंगिंग टू R, मतलब इसका डोमेन
क्या हो गया, पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया। सिमिलरली जो डोमेन है, जो इनपुट दे रहा है वही आउटपुट है हमारा, ठीक है। तो इसका रेंज भी क्या हो गया, पूरा का पूरा रियल नंबर है। मैं 1 पुट करूंगी मुझे 1 मिलेगा, 10 पुट करूंगी 10 मिलेगा, 1000 पुट करूंगी 1000 मिलेगा। एफ ऑफ रूट टू पुट करूंगी रूट 2 मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं इनपुट रियल नंबर से दे रही हूँ, मुझे आउटपुट भी रियल नंबर मिल रहा है, और जो इनपुट दे रही हूँ वही आउटपुट मिल रहा है। तो डोमेन भी हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है और रेंज भी हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। क्लियर हुआ बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन? अगर ये क्लियर है तो चलो एक दूसरा फंक्शन देख लेते हैं, विच इज कॉल्ड एज कांस्टेंट फंक्शन। अब बच्चों कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब क्या? जो चेंज ना हो, ठीक है, जो सेम ही रहे। तो फंक्शन कैसे डिफाइंड है? फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर such that y equals to f of x equal to c, जहां पे c क्या है? c is any constant, आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड दिस c is the constant, और ये जो फंक्शन डिफाइंड है किसके लिए डिफाइंड है? फॉर ईच x belonging to r, मतलब आप कोई भी इनपुट दे दो। मान लो मैं जैसे यहाँ पे ग्राफ में क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, तो मैं भी वही ले लेती हूँ। चलो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, तो मैं कुछ भी इनपुट दे दूं, वो आउटपुट क्या देगा आपको? हमेशा 3 देगा। अगर मैं इनपुट 1 दे रही हूँ, आउटपुट फिर भी 3 है। एफ ऑफ 10 दे रही हूँ, देन आउटपुट फिर भी 3 है। एफ ऑफ में 1000 दे रही हूँ, फिर भी आउटपुट मेरा क्या है? 3 ही है। इसका मतलब क्या कि हमारा जो कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, ये कांस्टेंट ही है, ये इनपुट के हिसाब से चेंज नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम कांस्टेंट फंक्शन है ना, ठीक है। और अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो बच्चों ग्राफ कैसा है इसका? देखो, इट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू व्हाट? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ये कैसे बना? देखो अगर मैं मान लो 0 ले रही हूँ, तो 0 पे भी इसका इमेज क्या है? 3 ही है। 2 ले रही हूँ, 2 पे भी इमेज 3 ही है। 4 पे भी इमेज 3 ही है। -4 पे भी इमेज 3 ही है। -8 पे भी इमेज 3 ही है, ठीक है। तो ये सारी इमेजेस को मैंने ज्वाइन कर लिया, तो क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन बन गई, और वो स्ट्रेट लाइन कौन सी बनी? y इक्वल टू 3 बन गई। इज दैट ओके? क्लियर है ये? अच्छा, उसके बाद डोमेन देख लो। फंक्शन का डोमेन क्या होगा बच्चों? आप कोई भी रियल नंबर सब्स्टिट्यूट, मतलब यहाँ पे पुट कर सकते हो ना, इनपुट आप दे सकते हो ना कोई भी रियल नंबर, हर एक के लिए आपको इमेज मिल रहा है, तो आपका डोमेन है पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स। पर रेंज क्या है? रेंज आपका पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं है, इसको आप डेफिनेटली कोडोमेन बोल सकते हो, ठीक है। कोडोमेन तो है ही पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स, पर रेंज नहीं है, ठीक है। रेंज हमारा क्या है? रेंज हमारा सिंपल सिंगलटन सेट C है, क्योंकि और कोई वैल्यू तो अटेन ही नहीं कर रहा है फंक्शन। देखो ये R है, ये भी पूरा का पूरा R है, ठीक है। फंक्शन यहां से यहां तक डिफाइंड है, बट ये जो सारी की सारी वैल्यूज हैं, ये कहाँ जाके मैप हो रही है? ये बस एक सिंगल 3 पे जाके मैप हो रही है। तो ये आपका क्या है? ये रेंज सेट है, और ये पूरा आपका कोडोमेन है, ठीक है। क्लियर हुआ? सो ये था आपका कांस्टेंट फंक्शन। इसके बाद तीसरा फंक्शन जो आता है वो आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। अब बच्चों पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? इन जनरल हम लोग देखेंगे अ फंक्शन फ्रॉम R टू R, सेम रियल से रियल तक डिफाइंड है, इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन अगर हर एक x के लिए हमारा फंक्शन कैसा डिफाइंड है? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x का पावर n। तो ऐसे टाइप को, और यहाँ पे n क्या होना चाहिए? n आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। और ये जो a0, a1, a2 ये सारे कहाँ हैं? ये सारे रियल नंबर से आ रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख के बताती हूँ। एफ ऑफ एक्स मान लो हमारा है 2 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है।
अच्छा, और ये जो n होता है ना बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज योर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे डिग्री कितना है, 2 है। यहाँ इन जनरल देखोगे तो डिग्री कितना है, n है। इज दैट ओके? पॉलिनोमियल फंक्शन क्लियर है? अच्छा, अगर ये क्लियर है तो इसके कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शन का एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन डिफाइन कहां से कहां तक है, आर से आर तक। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब आप इसमें कुछ भी पुट करो, कुछ भी इनपुट दो, आपको उसका स्क्वायर करके मिलेगा। तो अगर मैं इनपुट दे रही हूँ 1, तो उसका स्क्वायर 1 स्क्वायर विल बी 1। अगर मैं इनपुट दे रही हूँ 2, तो उसका स्क्वायर मिलेगा मुझे क्या, 4। अगर मैं इनपुट दे रही हूँ लेट्स से -4, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, -4 का स्क्वायर विल गिव मी 16। ठीक है, तो कोई भी नंबर दे दो, आपको उसका आउटपुट क्या मिलेगा, उसका स्क्वायर करके मिलेगा। अब बच्चों इसका डोमेन और रेंज क्या होगा? देखो डोमेन तो सिंपल है एकदम, आप पूरा का पूरा रियल नंबर्स ले सकते हो। देखो जैसे फंक्शन डिफाइन है ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x कहाँ पे है, x कहाँ से आ रहा है, पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो मैं तो इनपुट तो कुछ भी दे सकती हूँ, इनपुट पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है ना। आई कैन पुट 1 हेयर, 2 हेयर, -4 हेयर, -100 पुट करूं, मैं 1 लाख पुट करूं, एफ ऑफ √2 पुट कर लूं, चलो √2 का स्क्वायर विल गिव मी कितना, 2 मिलेगा। ठीक है, तो डोमेन तो पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अब बच्चों रेंज क्या होगा? अच्छा, डोमेन रियल नंबर्स है, ये डोमेन है तुम्हारा, और कोडोमेन भी रियल नंबर्स है। ठीक है, अब रेंज हमें सोचना है, रेंज क्या है। तो बच्चों देखो एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मैंने 1 पुट किया तो भी मुझे 1 मिला, मैंने 2 पुट किया तो मुझे 4 मिला, -4 पुट किया 16 मिला, या मैंने √2 पुट किया 2 मिला। अगर मैं एफ ऑफ -√2 भी पुट करूं तो भी मुझे 2 ही मिलेगा। मतलब तुम लोग एक चीज देख रहे हो कि मैं कोई भी इनपुट दे दूं, आउटपुट कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा है ना। आउटपुट कभी भी हमारा नेगेटिव नंबर नहीं है, बिकॉज वी आर स्क्वायरिंग इट, इनपुट को स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा रेंज क्या है, हमारा रेंज है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। इज दैट ओके? इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, आर प्लस लिखेंगे यूनियन करके 0 लिख देंगे, क्योंकि 0 भी पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर 0 आएगा ना, तो एक तो 0 आएगा और सारे के सारे कैसे आएंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे। कभी भी इसके रेंज में नेगेटिव नंबर आपका नहीं आ सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद अगर आप इसका ग्राफ देखोगे एक्स स्क्वायर का, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो देखो 0 मैप हो रहा है 0 पे, 2 मैप हो रहा है 4 पे, 4 मैप हो रहा है समवेयर ऊपर रहेगा 16 पे, -2 मैप हो रहा है 4 पे, -4 मैप होगा 16 पे। तो इन सबको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो ये कुछ इस तरीके का यू टाइप में ग्राफ मिलता है हमें। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है हमारे पास। आई होप द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। अच्छा, ये हम लोगों ने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा पॉलिनोमियल फंक्शन का। लेट्स लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो देखो सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। मतलब इसमें मैं जो भी इनपुट डालूंगी, एफ ऑफ 1 क्यूब इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ 2 क्यूब इक्वल्स टू कितना, 8, एफ ऑफ लेट्स से -3 मैं सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, तो -3 का क्यूब आपको मिलेगा -27। ठीक है, तो आप जो भी इनपुट दे रहे हो आपको क्या हो रहा है, उस इनपुट का क्यूब होके आपको रिटर्न हो रहा है। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। 0 मैप हो रहा है 0 पे, 2 मैप हो रहा है यहाँ पे 2, एक्चुअली यहाँ 8 में मैप होना चाहिए, यस। 4 कहाँ पे होगा, कहीं पे ऊपर 64 मैप होगा, यहाँ पे -2 मैप हो रहा है समवेयर एट दी -8,
-4 मैप होगा समवेयर एट -64 और इन सबको हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये आपका किसका ग्राफ है? y = x³ का ग्राफ है। अच्छा, इसके डोमेन और रेंज के बारे में बच्चों क्या बोल सकते हैं हम लोग? देखो, डोमेन तो हमारा वही रियल नंबर्स है, आप कोई भी इनपुट दे सकते हो, इनपुट पे कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। आई कैन पुट एवरी एंड एनी रियल नंबर इन दिस। अच्छा, इसका कोडोमेन भी रियल नंबर है। कोडोमेन का तो बस सेट पता ही है हमें, कोडोमेन इज ऑल्सो आर। अच्छा, रेंज क्या है इसका? यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि पॉजिटिव नंबर्स नहीं आ सकते या नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते। देखो, पॉजिटिव का इनपुट पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव का आउटपुट नेगेटिव आ रहा है। तो आप जो भी नंबर पुट करो उसका वैसा ही आउटपुट आएगा आपको। ठीक है, f(0) लेंगे तो क्या आएगा? 0। मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है रेंज पे भी। तो रेंज भी क्या हो रहा है? पूरा का पूरा आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स हो रहा है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। ठीक है, ओके। सो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है रैशनल फंक्शन। ठीक है, आपको रैशनल नंबर्स तो पता ही होंगे कैसे होते हैं रैशनल नंबर्स, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, फ्रैक्शन के टाइप में p/q के फॉर्म में होते हैं। तो रैशनल फंक्शंस भी ना कुछ ऐसे ही होते हैं। सो रैशनल फंक्शंस आर द फंक्शंस ऑफ द टाइप f(x)/g(x), फ्रैक्शन के टाइप में होते हैं, where f(x) and g(x) are what? Polynomial functions of x defined in the domain। और g(x) कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि g(x) 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं चलता है ना, इसीलिए g(x) कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए इन द डोमेन जहां पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है, जहां से डिफाइंड है, तो वहां पे g(x) का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे f(x) और g(x) क्या होंगे? दे विल बी पॉलिनोमियल फंक्शंस। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। f(x) मान लो हो गया x² + 4 और यहाँ पे x² - 1, तो ये हमारा क्या हो गया? ये रैशनल फंक्शन हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, पर्टिकुलर एग्जांपल रैशनल फंक्शन का। सो कंसिडर द रियल वैल्यूड फंक्शन। कहां से कहां तक डिफाइंड है? फंक्शन फ्रॉम r-0 से r तक। r-0 क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन देखो क्या है, f(x) = 1/x। तो अगर मैं 0 रखूंगी तो डिनोमिनेटर तो 0 हो जाएगा ना, विच इज नॉट अलाउड। यहाँ पे अभी हमने देखा कि g(x) हमें डोमेन में 0 नहीं चाहिए, तो ये x यहाँ से इसीलिए माइनस कर दिया है, क्योंकि यहाँ 0 नहीं रख सकते हम लोग। तो यह फंक्शन इज डिफाइंड एज f(x) = 1/x। अब x भी हमारा कैसा है? पॉलिनोमियल है। 1 भी हमारा कैसा है? पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रैशनल फंक्शन। अच्छा, अब इसका ग्राफ देखोगे तो इसका ग्राफ ना कुछ ऐसा बनता है। कैसे? देखो, अब जैसे जैसे इसमें इनपुट लार्जर वैल्यूज का दोगे, जैसे अगर मैं f(10) देती हूँ, ठीक है, तो पहले f(1) देखते हैं। f(1) क्या होगा? 1/1 विच विल गिव मी 1। f(10) क्या होगा? 1/10 विच इज 0.1। f(100) क्या होगा बच्चों? 1/100 विच विल गिव मी 0.01। f(1000) क्या होगा यहाँ पे? इट इज 0.001। तो आप जैसे जैसे इनपुट लार्ज कर रहे हो, आपको आउटपुट कैसा मिल रहा है? इट इज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर। और जैसे ही आप इनपुट को स्मॉल करोगे ना, आपका आउटपुट कैसा हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे f(0.1) रखू तो 1/0.1 कितना आएगा? ये 10 आएगा। अगर मैं f(0.00001) रखती हूँ तो दिस विल बी 1/0.00001, तो दिस विल बी 1। कितना हो जाएगा? ये 1 लाख हो जाएगा। तो आपने इनपुट को जितना छोटा किया, आउटपुट आपका उतना ही
लार्ज आ रहा है। ठीक है, तो ग्राफ भी देखो उस तरीके से ही कुछ काम करेगा। जैसे जैसे मैं एक्स एक्सिस पे ना वैल्यूज इसकी लार्जर ले रही हूँ, वैसे वैसे ग्राफ जीरो की तरफ अप्रोच हो रहा है। कैन यू सी दिस? और जैसे जैसे मैं वैल्यूज यहाँ पे स्मॉलर ले रही हूँ, जैसे हम जीरो की तरफ यहाँ पे अप्रोच हो रहे हैं, तो हमारा ग्राफ कैसा जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, ऐसा। ठीक है, सेम अगर नेगेटिव साइड देखोगे तो नेगेटिव में भी जैसे जैसे आप नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ यहाँ पे जाते हो तो वैल्यूज जीरो की तरफ अप्रोच होती है, और जैसे ही आप जीरो की तरफ जाते हो, वैल्यूज जीरो की तरफ ले रहे हो, तो हमारा जो आउटपुट है वो लार्ज लार्ज एंड लार्जर हो जाता है। इसीलिए ये ग्राफ कैसा है? दिस इज डिस्कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, दो दो आर्म्स है इसकी, एक ऐसा और एक ऐसा। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। अच्छा, इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन एज यू नो r माइनस जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो पे तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो डोमेन होगा तुम्हारा r माइनस जीरो। आप कोई भी रियल नंबर इस पे रख सकते हो, इनपुट दे सकते हो एक्सेप्ट जीरो। और रेंज क्या होगा? रेंज भी आप देख सकते हो ना कि पूरा का पूरा कैसा है? रियल नंबर्स ही है। आप कोई भी वैल्यू पुट करो, आपको वो आउटपुट, अगर स्मॉलर वैल्यूज पुट कर रहे हो तो लार्जर वैल्यूज आ रही है, अगर लार्जर वैल्यूज पुट कर रहे हो तो स्मॉलर वैल्यूज आ रही है। मतलब ये पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स कवर कर रहा है। ठीक है, तो हमारा रेंज क्या है? पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ ये क्या होता है हमारा रैशनल फंक्शन? उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन का। अब बच्चों पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? सी, लेट्स लुक एट द डेफिनेशन। अ पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन is the function in which more than one formula is used to define the output over different pieces of domain. पीसवाइज डिफाइंड मतलब क्या? अलग अलग डोमेन्स पे अलग अलग तरीके से फंक्शन डिफाइन होगा। जैसे अब एग्जाम्पल देखो, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? r से r तक है। तो फंक्शन f ऑफ x क्या डिफाइंड है? x प्लस 4 डिफाइंड है। अगर मेरा x की वैल्यू मैं 4 या 4 से लार्जर सब्स्टिट्यूट करूंगी तो, अगर मैं अगर x की वैल्यू 4 से स्मॉलर सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मेरा आउटपुट क्या है? x है। ठीक है, इसका मतलब समझा? अगर मैं इनपुट की वैल्यू 4 से स्मॉलर सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, इनपुट अगर मैं 4 से स्मॉलर दे रही हूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? x मिलेगा। और अगर मैं इनपुट 4 या 4 से लार्जर दे रही हूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? x प्लस 4 मिलेगा। जैसे कि देखो, अगर मुझे चाहिए f ऑफ 1 की वैल्यू, तो अभी 1 की वैल्यू कहाँ पे है? इस रीजन में आएगी कि यहाँ पे आएगी? डेफिनेटली 1 इज लेस देन 4, मतलब यहाँ आएगी। तो मुझे f ऑफ 1 का वैल्यू क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। और अगर मुझे मान लो निकालना है f ऑफ 6 का वैल्यू, तो 6 का वैल्यू क्या कहाँ आएगा? यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा? डेफिनेटली यहाँ आएगा। 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पे मुझे फंक्शन की वैल्यू इस डेफिनेशन से मिलेगी, मतलब 6 प्लस 4 इक्वल टू क्या? 10 मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं 4 से कम वैल्यूज ले रही हूँ तो मेरे लिए फंक्शन का डेफिनेशन ये है, और अगर मैं 4 या 4 से ज्यादा वैल्यूज ले रही हूँ तो मेरे लिए फंक्शन का डेफिनेशन ये है। तो फंक्शन अलग अलग रीजन्स पे अगर अलग अलग तरीके से डिफाइंड है तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। ये दिस नेम इटसेल्फ सजेस्ट पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन, अलग अलग पीसेस पे उसका अलग अलग डेफिनेशन है। ठीक है, तो अगर पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन क्लियर है तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन का। दिस इज द वेरी फेमस एग्जाम्पल, मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, अब मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है? देखो, द फंक्शन f फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू mod x। ये जो साइन होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं mod x। ठीक है, this is defined for each x belonging to r is called as modulus function। अब modulus function बच्चों देखो डिफाइंड कैसे है? f of x इक्वल टू आउटपुट क्या होगा इसका? माइनस एक्स होगा अगर x लेस देन 0 होगा, x होगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है,
तो अब देखो ये बेसिकली करता क्या है, अगर मैं एफ ऑफ वन की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो वन कहाँ पे लाई करता है, ऑफकोर्स इस रीजन में लाई करता है, तो मुझे एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या देगा, ये वन ही देगा, ठीक है। और अगर मैं एफ ऑफ माइनस वन का वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, मेरा माइनस वन कहाँ पे लाई करता है, ऑफकोर्स इस रीजन में लाई करता है, तो उसकी मुझे वैल्यू ये क्या करके देगा, माइनस ऑफ माइनस वन करके देगा, ठीक है। ये माइनस साइन अटैच्ड है, एक्स की जगह पे मैंने माइनस वन रखा, तो ये मुझे वैल्यू दे रहा है प्लस वन। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली व्हाट इट इज डूइंग, आप इसमें कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये आपको उस वैल्यू का पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। इनपुट चाहे कुछ भी हो, आउटपुट हमेशा उस वैल्यू का पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। जैसे अगर मैं मान लो रखूं एफ ऑफ टू रख रही हूँ, तो एफ ऑफ टू मेरा आता है ये रीजन में, तो आउटपुट विल बी टू, एंड इफ आई सब्स्टिट्यूट एफ ऑफ माइनस टू, तो माई आउटपुट विल बी माइनस ऑफ माइनस टू, दिस विल गिव मी टू, ठीक है। तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है, नेगेटिव नंबर्स का आउटपुट पॉजिटिव करके देता है और पॉजिटिव का पॉजिटिव ही देता है, ठीक है। एज यू कैन सी दिस ग्राफ, जीरो का आउटपुट जीरो ही होगा, टू का आउटपुट टू ही होगा, फोर का आउटपुट फोर ही होगा, माइनस टू का आउटपुट टू होगा, माइनस फोर का आउटपुट फोर होगा, माइनस सिक्स का आउटपुट सिक्स होगा। और ये पूरे पॉइंट्स को हम लोग कलेक्ट करेंगे तो ये ऐसे वी शेप में इसका ग्राफ बनता है। ये किसका ग्राफ होता है बच्चों, मॉड एक्स फंक्शन का। y इक्वल टू मॉड एक्स भी बोलते हैं, मॉड्यूलस एक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा बच्चों, पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, क्योंकि आप कुछ भी इनपुट दे सकते हो, इनपुट पे तो रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। बट इसका रेंज क्या होगा, अभी तक आप समझ गए रहोगे रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा आर प्लस यूनियन जीरो, क्योंकि इसका आउटपुट तो नेगेटिव आ ही नहीं रहा है। आप कोई भी इनपुट दे दो, आउटपुट हमेशा उस नंबर का आपको पॉजिटिव करके दे रहा है, और जीरो का तो आउटपुट जीरो ही होगा, इसीलिए यहाँ पे यूनियन में जीरो करके लिखा है हम लोगों ने, ठीक है। क्लियर हुआ मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। हमारा नेक्स्ट पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन है साइनम फंक्शन। अब बच्चों साइनम फंक्शन देखो कैसे डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, और ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वैल्यू वन देगा जब हमारा एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। ये वैल्यू जीरो देगा जब हमारा एक्स जीरो होगा, और ये वैल्यू माइनस वन देगा जब हमारा एक्स लेस देन जीरो होगा, मतलब नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव की बात हो रही है, ये जीरो की, और ये नेगेटिव की बात हो रही है। तो बच्चों बेसिकली ये हमें पता है क्या देता है, हमें ये नंबर का ना साइन देता है। जैसे अगर मैं बोलूं एफ ऑफ टू का वैल्यू निकालना है मुझे, तो एफ ऑफ टू मतलब कौन से रीजन में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू मुझे क्या देगा, ये वन देगा। और अगर मुझे एफ ऑफ लेट से माइनस थ्री का वैल्यू निकालना है, तो माइनस थ्री कहाँ पे आ रहा है बच्चों, इस रीजन में आ रहा है, नेगेटिव है, तो ये मुझे क्या वैल्यू देगा, माइनस वन वैल्यू देगा। तो बेसिकली टू का साइन वन है और माइनस थ्री का साइन माइनस वन है, ठीक है। और जीरो का, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर, सो एफ ऑफ जीरो हमें क्या देता है, ये जीरो देता है, ठीक है। तो आप इसको कोई भी इनपुट दे दो, कोई भी अपनी मर्जी से 100 इनपुट दे दो, इसका आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा। इसका इनपुट आप माइनस 1000 कर दो, इसका आउटपुट क्या आएगा, माइनस वन आएगा। तो ये आपको, आप उसको कोई भी इनपुट दे दो, आपको वो उस नंबर की साइन एज अ आउटपुट देता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है, साइनम फंक्शन है। अच्छा, अब इसका ग्राफ अगर आप देखोगे तो देखो जीरो पे जीरो है, अब जीरो से आके जो भी नंबर्स हैं यहाँ पे, इसके लिए इसकी वैल्यू क्या है, इसके लिए इसकी वैल्यू वन है, ठीक है। तो वन कांस्टेंट फंक्शन इस तरीके से बनाया है, जीरो के बाद आप कहीं पे भी जाओ इसका वैल्यू वन ही रहेगा। और अगर आप नेगेटिव साइड आ रहे हो तो नेगेटिव साइड इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा माइनस वन होगी, ठीक है। यहाँ पे इस साइड सारे के सारे नंबर्स का आउटपुट आपको क्या मिलेगा, माइनस वन मिलेगा। सो दिस इज हाउ द फंक्शन ग्राफ ऑफ साइनम फंक्शन इज मेड। अच्छा, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन इज ऑफ कोर्स सेट ऑफ रियल नंबर्स, इंटायर सेट।
आप इनपुट कुछ भी दे सकते हो, इनपुट पे रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है हमारे पास। कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन भी पूरा का पूरा रियल नंबर्स ही है, ठीक है, आर से आर तक डिफाइंड है। बट बच्चों उसका रेंज क्या होगा? रेंज हमें सोचना है। देखो, अगर पॉजिटिव नंबर है तो वैल्यू अटेन हो रही है 1, अगर नेगेटिव नंबर है तो वैल्यू अटेन हो रही है -1, और 0 के लिए हो रही है 0। मतलब ये फंक्शन सिर्फ 3 वैल्यूज ही ले रहा है, -1, 0 एंड 1। तो ये आपका हो गया रेंज ऑफ फंक्शन। जो फंक्शन हमारा वैल्यूज एक्चुअली लेता है वही रेंज होता है ना, तो हमारा फंक्शन वैल्यूज ले रहा है 1, 0, -1, इसीलिए इसका रेंज सेट हो गया -1, 0, 1। ठीक है, सो दिस इज द साइनम फंक्शन। उसके बाद आता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये क्रिटिकल है, ये आपको समझना है। इसका दूसरा नाम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं इसको। Another name for greatest integer function is floor function. अब floor function क्या होता है? Let's see. Function f from r to r defined by f of x equal to, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है। x belongs to r assumes the value of greatest integer less than or equals to x. Such a function is called as greatest integer function. अब बच्चों ये करता क्या है? देखो, इट अज्यूम्स द वैल्यू, अज्यूम्स मतलब टेक्स द वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब अगर मैं एफ ऑफ एक्स मान लो मैं इनपुट ले रही हूं 2.5, तो भी 2.5 से छोटा सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? अब इसके छोटे तो बहुत इंटीजर्स है ना, देखो रियल लाइन पे 0 ले लो, 1, 2, 3, यहाँ पे -1, -2, -3, तो 2.5 से छोटे इंटीजर्स कौन से हैं? 2.5 समवेयर हेयर आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा 2.5, तो 1 है, 0 है, -1, -2, -3, ये सारे कैसे इंटीजर्स हैं? 2.5 से छोटे हैं। बट हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इज व्हाट? 2, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, दिस इज 1.5, नो, यहाँ प्लॉट करना चाहिए मुझे 2.5, यस। सो 2 है, 1 है, 0 है, -1, -2, -3, -4, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं जो कि 2.5 से लेस देन है। बट हमें इन सारे इंटीजर्स का क्या चाहिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? इसका 2 होगा। मतलब f of 2.5 विल बी योर 2। ठीक है, समझ में आ रही है बात मैंने क्या बोला? एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग। अगर मान लो मेरे पास मुझे फंक्शन चाहिए f ऑफ लेट्स से 10.8, ठीक है, तो 10.8 अगर मैं प्लॉट करूंगी तो 0, 1, 2, यहाँ पे कहीं पे तो 10 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा, ठीक है, 10.8 यहाँ कहीं पे तो आएगा 10.8। अब 10.8 से छोटे इंटीजर्स कौन से हैं? सारे ही है, ठीक है, यहाँ से 10, 9, 8, 7, यहाँ पे 5, 2, ये यहाँ पे जो सारे इंटीजर्स आएंगे वो 10.8 से छोटे ही है। बट इन सारे इंटीजर्स में से हमें कौन सा सिलेक्ट करना है? ग्रेटेस्ट सिलेक्ट करना है। तो इन सारे इंटीजर्स में से ग्रेटेस्ट कौन सा है? 10 है। f ऑफ 10.8 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 10 आएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, नेगेटिव नंबर का देखेंगे इस बार। 0, 1, 2, मान लो दिस इज -1, -2, -3, -4, मैं इनपुट दे रही हूँ f ऑफ -3.8, ठीक है। अभी -3.8 कहाँ पे आएगा बच्चों? ये -3 है, -3.8 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इससे छोटे इंटीजर्स कौन से हैं? देखो इससे छोटे इंटीजर्स हैं -4, -5, यहाँ पे लेके जाओगे -6, -7 एंड सो ऑन, ठीक है। बट इन सब में से ग्रेटेस्ट कौन सा है? इन सब में से ग्रेटेस्ट है तुम्हारा -4। तो f ऑफ -3.8 का आंसर क्या आएगा आपका? -4 आएगा। इस f ऑफ -3.8 की जगह पे अगर मैं -3.6 भी लेती, -3.5 भी लेती, उन सबका आंसर क्या आता?
-4 ही आता। 10.8 की जगह पे मैं 10.5 लेती, 10.4, 10.6 व्हाटएवर, मेरा आंसर क्या आता, आउटपुट 10 ही आता। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट जैसे 10.8 है तो 0.8 निकाल दिया तो 10 मिल जाता है, वो हमारा क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ठीक है, अच्छा अब इसका ग्राफ देख लेते हैं हम लोग एक बार। देखो, जैसे आप 0 से 1 के बीच में अगर कोई भी नंबर लोगे, यहाँ पे 0.5 ले लोगे, तो 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, 0.5 से छोटे तो बहुत इंटीजर्स हैं, बट उनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, 0 है, तो ये पूरे रीजन में 0 होगा। अब 1 से 2 देखोगे, अब मान लो 1.5, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, तो ये पूरे रीजन में 1.5, 1.2, 1.8 व्हाटएवर यू टेक, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही है। फिर 2 से लेके 3 तक आप कुछ भी नंबर ले लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही है। 3 से 4 तक उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही है। इस साइड अगर देखो -1 से 0 तक, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, -1 है। -2 से -1 तक उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 है। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज, अगर मैं इंटीजर्स ले लू, मान लो मैं वैल्यू ले रही हूँ f ऑफ -3, तो -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -3 होगा, क्योंकि इससे छोटे तो यही है ना, -3, -4, -5, और इन सब में से ग्रेटेस्ट है हमारा -3, तो इंटीजर्स का आउटपुट इंटीजर्स ही आता है। अगर मैं f ऑफ 2 ले लू, तो f ऑफ 2 विल बी 2 ओनली। ठीक है, क्लियर हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या इसको हम लोग फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, अब इसके अगर डोमेन और रेंज की बात करें हम लोग, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन तो पूरा का पूरा रियल नंबर्स का ही सेट होगा ना, आप कुछ भी इनपुट दे सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं इनपुट पे। बट रेंज क्या होगा, रेंज अगर तुम लोगों ने ऑब्जर्व की होगी, तो कभी भी इस फंक्शन का जो आउटपुट है वो ऐसा आ रहा है क्या, मान लो मैं f ऑफ 2.5 रख रही हूँ, तो आउटपुट कभी भी फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं आ रहा है, 2.1 नहीं आ रहा है, कभी भी 2.5 नहीं आ रहा है, 2.4 नहीं आ रहा है, इसका आंसर हमेशा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। या f ऑफ 3.9 रखो तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो जो रेंज है वो रेंज क्या है, तुम्हारा सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, रेंज क्या है, इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, कोई भी पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी, रैशनल नंबर्स नहीं आएंगे, क्या आएगा, सिर्फ रेंज में इंटीजर्स आएगा। तो डोमेन है पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रेंज है पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, क्लियर हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। तो बच्चों अब देखो होता क्या है, एडिशन ऑफ टू रियल, जैसे नंबर्स में कैसे हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, वैसे ही अभी हम फंक्शंस का देखेंगे। सो अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं, f फ्रॉम x टू r एंड g फ्रॉम x टू r, x कोई भी एक सेट है रियल नंबर्स का, और यहाँ पे भी सेम x हमारा सेट है, एंड दिस इज r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। बी एनी टू रियल फंक्शंस वेयर x इज सबसेट ऑफ r। तो दो फंक्शंस का एडिशन कैसा डिफाइंड होता है, f प्लस g is defined from x to r and it is given by f plus g of x का एडिशन का डेफिनेशन है f of x plus g of x। सिंपली हम लोग दो फंक्शंस को ऐड कर देते हैं, सो दिस इज हाउ द एडिशन इज डिफाइंड। अब सब्ट्रैक्शन कैसे डिफाइंड होगा, अगर एडिशन क्लियर है तो सब्ट्रैक्शन विल बी f minus g of x is defined as f of x minus g of x। दो फंक्शंस को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलार। स्केलार मतलब क्या होता है बच्चों, रियल नंबर। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है f of x, ठीक है, और उसको मुझे किसी स्केलार से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा डिफाइन करना है, अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स, तो मेरा क्या हो जाता है, अल्फा इंटू, मैं पूरे फंक्शन को कैसे डिफाइन करूंगा,
करूंगी अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स तरीके से। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर, नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस, तो हमारे पास जैसे दो फंक्शंस है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, तो अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है तो एफ इंटू जी ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड होगा हमारा, सिंपली दोनों फंक्शंस को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे हम रियल नंबर्स के लिए करते हैं वैसे हम लोग रियल फंक्शंस के लिए कर रहे हैं। एंड कोशेंट ऑफ टू फंक्शन मतलब डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है आपको, अगर आप f बाय जी ऑफ x डिफाइन कर रहे हो तो ये डिफाइन होता है ऐसा f ऑफ x बाय जी ऑफ x, बट यहाँ पे जो g है ना वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए जिस डोमेन में आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो। जैसे यहाँ पे अगर x से r में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं f बाय जी इज डिफाइंड फ्रॉम x टू r, तो ये जो g ऑफ x है ना वो कभी भी x में जीरो नहीं होना चाहिए, हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। सो दीज आर 5 points on algebra of functions: addition, subtraction, multiplication by scalar, multiplication of two functions and डिविजन या quotient of two functions। ठीक है, अच्छा अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे एंड देन विल वाइंड अप दिस लेक्चर। सो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है रूट एक्स, ठीक है, एंड जी ऑफ एक्स दिया हुआ है क्या, सिंपली एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन। और ये कैसे डिफाइंड है, डिफाइंड ओवर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव क्यों बच्चों, क्योंकि आप स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं रख सकते हो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डोमेन लिया हुआ है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो अब हमें निकालना है एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी एंड एफ बाय जी। तो एफ प्लस जी क्या होगा बच्चों, डेफिनेशन से एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स है तुम्हारा रूट एक्स और ये है तुम्हारा एक्स, तो ये तुम्हारा फंक्शन हो गया एफ प्लस जी ऑफ एक्स। दिस इज योर फर्स्ट एडिशन ऑफ टू फंक्शन। दूसरा सब्ट्रैक्शन करना है हमें, एफ माइनस जी ऑफ एक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बाय डेफिनेशन दिस इज एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या होगा, रूट एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स, तो रूट एक्स माइनस एक्स, दिस इज योर एफ माइनस जी ऑफ एक्स। थर्ड फंक्शन देखो क्या निकालना है हमें, एफ इंटू जी ऑफ एक्स ना, तो बाय डेफिनेशन इट इज एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, रूट एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स। रूट एक्स को कैन वी राइट एक्स अपॉन हाफ, और दिस इज एक्स, सॉरी एक्स का पावर हाफ और ये x का पावर 1। तो अगर लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज करोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा हाफ प्लस 1, तो ये हो गया x का पावर 3/2। ठीक है, एंड लास्ट अगर हमें डिफाइन करना है f बाय जी ऑफ x, तो ये हो जाएगा f ऑफ x बाय जी ऑफ x। f ऑफ x है आपका रूट x और g ऑफ x है आपका x। ठीक है, अब इस पे अगर लॉज ऑफ इंडाइसिस लगाए तो x का पावर हाफ, x का पावर 1, सो दिस विल बी x का पावर हाफ माइनस 1, तो दिस इज x का पावर, ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस हाफ। ठीक है, एंड इफ यू फर्दर सॉल्व दिस, सो दिस इज 1 अपॉन x का पावर हाफ, सो दिस इज 1 अपॉन रूट x। सो दिस इज योर f बाय g ऑफ x। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? I hope the entire chapter is clear to you. Your suggestions and recommendations are highly appreciated. Feel free to contact us. Links are in the description, and thank you so much for watching this video.